नमस्कार बच्चों, मैं आपका सी एस अक्षय। कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। अभी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे सी एम ए फाइनल में है एंड जिनको लॉ में बहुत दिक्कत आती है, तो मैंने आपके लिए एक नया सीरीज़ लॉन्च किया है जो सी एम ए फाइनल का फास्ट ट्रैक सीरीज़ होगा, जिसमें आपका 60+ मार्क्स आने का गारंटी है। इसमें पढ़ेंगे कैसे? इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स भी निकाल के दूंगा, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी निकालेंगे, प्लस आपको आंसर राइटिंग भी सिखाऊंगा मैं। तो ये नेक्स्ट 40 डेज़ का बैच होगा जिसमें पूरा फास्ट ट्रैक सीरीज़ होगा, जिसमें आपको सी एम ए फाइनल के हर लॉ को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एंड आपकी पास होने की गारंटी मेरी है। इसमें रिवीजन बैच, मैराथन बैच, प्लस आपका टेस्ट सीरीज़ इंक्लूडेड है। और ये आपका नेक्स्ट 40 डेज़ होगा और मैं आपको गारंटी दूंगा सी एम ए फाइनल पास होना बहुत आसान है। ये कौन पढ़ाने वाला? मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं खुद एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूँ और लॉ में कम से कम लास्ट 9 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा सी एस हुआ है, एम बी ए फाइनेंस हुआ है, बी बी ए फाइनेंस हुआ है, लॉ हुआ है। देन मेरा सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट वो भी लॉ में हुआ है। तो मैंने कम से कम अभी तक 10,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है। और मैं खुद लॉ में हर सब्जेक्ट में मुझे एग्जामेशन था, जो मेरा हाईएस्ट स्कोर था वो 77 था। तो मैं आपको बताऊंगा इसके लिए कुछ ट्रिक्स होती है कि इसको पढ़ना कैसे है। इवन आई गॉट 55% इन 12th, फिर भी मैंने ये क्लियर किया, बिकॉज अभी हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क का ज़माना है। तो कैसे पढ़ना चाहिए, आज ये फर्स्ट सेशन होगा। इसमें मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूँगा आपका सी एम ए फाइनल का। और आप बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सिलेबस को पहले जान लीजिए कि ये सिलेबस क्या है आपका। तो अपन मॉडल से ही पढ़ेंगे सीधा, क्योंकि आपको पता है एमसीक्यू भी है। और प्लस अपने को बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि नोट से पढ़ा, कोई टॉपिक रह गया तो ऐसा आपके मन में बहुत सारी दुविधा होती है। तो टेंशन मत लीजिए, मॉडल अपना बेस होगा और मैं मॉडल से ही पढ़ाऊंगा आपको, और साथ साथ में आपको नोट्स भी निकाल के दूंगा एंड आपको याद भी होगा। तो एक बार सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो ये सिलेबस देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो सिलेबस आपको इसमें, अगर आपने देखा होगा, कंपनीज एक्ट फर्स्ट चैप्टर, जो आपको अराउंड 40 मार्क्स देके जाएगा। 40 मार्क्स मतलब आप सोचिए पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर आपका आईबीसी, आईबीसी में तो मेरा पीएचडी चल रहा है अभी, मैं अभी आईबीसी में पीएचडी करता हूँ। तो आप सोचिए ये मैं आपको बहुत बेहतरीन पढ़ाऊंगा। देन बाकी के चैप्टर्स, तो अब ये नेक्स्ट 40 दिन में ही आपका पूरा टोटल 11 चैप्टर्स में कवर करने वाला हूँ। तो आज अपन शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 1, जो है कंपनीज एक्ट, जिसमें अपन सबसे पहले फर्स्ट कंपनीज एक्ट में क्या करेंगे। बहुत बच्चों को लगता है कि सर बहुत बड़ा सिलेबस है, इसमें कैसे इसको डिवाइड करना चाहिए। तो मैं आपको एक सिंपल एडवाइस करता हूँ, डायरेक्ट फर्स्ट स्टार्टिंग से मत लेना कि फर्स्ट चैप्टर मुझे फर्स्ट सीक्वेंस ही जाने का है। नहीं बच्चों, आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए टोटल आपके 9 पॉइंट्स है। इसमें से ऐसे ऐसे टॉपिक उठाए जो एग्जाम में 100% आते हैं, जो मैं उसको सबसे अगर फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा। मैं टॉपिक 9 के 9 कवर करने वाला हूँ, बट सीक्वेंस के हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखूंगा। तो मेरे लिए जो सबसे फर्स्ट जो एग्जाम में आएगा 100% गारंटी आएगा, वो है आपका 1.2, दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स। तो ये अपन फर्स्ट करेंगे ख़त्म आज, एंड देन बाकी के अपन उस सीक्वेंस से खत्म करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको पढ़ना कैसे, कैसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। अगर आपने अभी तक पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, क्लास लगाई या नहीं लगाई, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है बच्चों, और मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया सी एम ए फाइनल के लिए, तो मैं आपको उसको ऐड कर दूंगा आपको। चलिए, तो शुरुआत करेंगे बच्चों। आज ये मॉडल, अगर आपके पास मॉडल है, नोट्स है, कोई भी रखिए, कोई इशू नहीं है। अपन पूरा डिटेल में पढ़ने वाले। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करने वाले आज 1.2, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। किससे स्टार्ट करने वाले बच्चों? लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट से अपन स्टार्ट करने वाले। ठीक है, अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए बच्चों, मैं आपको एकदम ये बेसिक से पढ़ाऊंगा और एडवांस प्लस नोट्स भी सब निकालेंगे। आज का सेशन में बताऊँगा आपको कम से कम 7 से 10 मार्क देके जाएगा। कितने मार्क देके जाएगा? 7 से 10 मार्क देके जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो सबसे पहले फर्स्ट बच्चों, ये चैप्टर पढ़ने के पहले आपको कुछ बेसिक बताऊंगा। तो ये बेसिक को आपको याद करना है, इस बेसिक में क्या क्या आपको पढ़ना है बेसिकली सबसे पहले फर्स्ट। तो उन चीज़ों को समझिए आप पहले। ठीक है, चलिए। तो बच्चों इस चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले फर्स्ट इसको ना अच्छे से आप भी नोटबुक लीजिए। अगर आपका पेज होगा, ये पेज अच्छे से मेंटेन करना। ये आपने 1-2 बार भी पढ़ाना, आपको याद हो जाएगा पूरा नोट्स, मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट बच्चों, अगर आपके पास नोट्स है निकाल लीजिए। चलिए, हेडिंग दीजिए। अभी अपन जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, या सब टॉपिक कह सकते हैं। वो है आपका 1.2। 1.2 क्या बच्चों? लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं इसे? लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। इसे अपन कहेंगे लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए बच्चों, मैं आपको सिंपल चीज़ कहता हूँ। अगर कोई कंपनी को अच्छा सा काम करना है तो ऑब्वियस बात है, पैसा देना पड़ेगा, पैसा लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पैसा कमाना भी पड़ेगा। तो ये कंपनी प्रोसेस कैसे करती है? देखिए बच्चों, जब आपने जेब में पैसा ही नहीं होगा तो आप कैसे लोन्स दे सकते हो? किसी को लोन देना पॉसिबल नहीं है भाई साहब।
अगर आप लोन देने के बाद अगर आप खुद डिफ़ॉल्ट कर दोगे, खुद इंसॉल्वेंट हो जाओगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो प्रॉपर सिस्टमैटिक प्लानिंग होना चाहिए, एंड उसी प्लानिंग के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फर्स्ट मैं बात करूँगा, इसमें अपने को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कौन से 2 पार्ट्स में? सबसे पहले फर्स्ट आपको पता चलना चाहिए कि लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है आपकी कंपनी का कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपकी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसे कहते हैं अपन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, जो आपकी कंपनी को चलाता है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कुछ पावर्स है, सर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कुछ पावर्स होती है, ये पावर्स को ये यूटिलाइज कर सकते हैं, ये पावर्स को ये यूटिलाइज कर सकते हैं। बट बच्चों ये पावर्स यूटिलाइज करते समय मेक श्योर दैट कि इनके पावर्स के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। तो सर ये पावर्स इनकी कहाँ पे मेंशन की गई है? तो अगर अपने को देखना पड़ेगा, इसके लिए एक सेक्शन है, सेक्शन 179। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 179 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितना लोन ले सकते हैं, पेड अप कैपिटल का, फ्री रिजर्व का, सिक्योरिटी प्रीमियम का, वो अपन सब पढ़ने वाले हैं। दूसरा एक सेक्शन पढ़ना पड़ेगा जो बात करता है कि लोन एंड इन्वेस्टमेंट अगर कंपनी को करना है तो कंपनी के लिए कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। तो मैं बात करता हूँ सेक्शन 186 की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? सेक्शन 186 की बात करता हूँ, जो लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट की बात करता है। तो समझा आपको, अपन ने यहाँ पे 2 सेक्शंस पढ़े। एक सेक्शन 179 जो बात करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास क्या क्या पावर्स है, वो कितना लोन दे सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड दूसरा अपन ने बात की सेक्शन 186 जो कंपनी की बात करता है लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट की। तो आइए चलिए मैं आपको बताता हूँ ये बेसिक। देखिए बच्चों, ये सब कुछ यहाँ पे ना बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया, इसके अंदर क्या क्या है ये सब आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि कंपनी किसी को अगर लोन्स देना है, किसी को डिपॉजिट ले सकता है, किसी से डिपॉजिट ले सकता है पैसा, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसे भी अपन लोन कह सकते हैं। तो उसकी भी बहुत सारी प्रोसेस अपन इसके अंदर पढ़ने वाले। गारंटी हो सकता है, कोई सिक्योरिटी हो सकता है, कोई डिपॉजिट हो सकता है, तो ये सब इसकी बात करता है। तो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाता है, वो अपने को एग्जाम पूछा जाता है कहाँ से बच्चों? तो अपना पूछा जाता है यहाँ से, सेक्शन 186। किसकी बात करता है बच्चों? सेक्शन 186 की बात करता है। ये मॉड्यूल आपका आप वेबसाइट से भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो सेक्शन 186 क्या कहता है बच्चों? सेक्शन 186 ये कहता है कि कंपनी शैल अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब मेक इन्वेस्टमेंट फॉर नॉट मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज। नॉट मोर देन 2 लेयर्स मतलब क्या होता है बता दो, चला जाइए। तो सबसे पहले फर्स्ट नियम है रखना सेक्शन 186 का कि कोई भी कंपनी 2 लेयर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। पहला पॉइंट याद रखना, पहला नियम याद रखना। क्या है पहला नियम बच्चों अपना? कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट, कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट more than 2 layers। अब मोर देन 2 लेयर्स का मतलब क्या होता है? चलिए आइए बता दो। जैसे फॉर एग्जांपल ए कंपनी है, फॉर एग्जांपल कौन सी कंपनी बच्चों? ए कंपनी, ठीक है। अब मुझे एक बात है, ए कंपनी, फॉर एग्जांपल ए कंपनी का एक सब्सिडरी है, कौन सा? बी कंपनी। बी का और एक सब्सिडी है, कौन सा? सी कंपनी। अगर मुझे एक बात बताइए, अगर ए कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है, ए कंपनी को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ए कंपनी अपने 2 से ज़्यादा लेयर्स से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। मतलब कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 2 लेयर्स। मतलब कंपनी का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि बी एंड सी तक, ठीक है। क्या कंपनी अगर फॉर एग्जाम्पल सी, क्या डी को एक्वायर कर सकता है? क्या डी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो इसका आंसर नहीं है भाई साहब, क्योंकि जो लेयर्स होगा, जो सब्सिडरीज होंगे, वो 2 से ज़्यादा बन जाएंगे, तो ये 2 से ज़्यादा लेयर बन जाएगा। तो कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि कंपनी नॉट मोर देन 2 लेयर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। तो इसके लिए मैक्सिमम कहाँ तक है? यहाँ तक है बच्चों, यहाँ तक सीमित है कि ए बी में इन्वेस्ट कर सकती है, बी सी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, बट सी डी में नहीं कर सकती। याद रखना, क्योंकि उनका मैक्सिमम लेयर कितना हो सकता है? सिर्फ 2 लेयर्स हो सकता है एज पर द सेक्शन 186। ये फर्स्ट नियम है रखना। चलिए आ जाए सर, ये बट ये किसको एप्लीकेबल नहीं है? सर किसको एप्लीकेबल नहीं है? सबसे पहले फर्स्ट नियम है रखना, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ऐसे कोई कंपनी को एक्वायर किया, ध्यान सुनना बच्चों, ध्यान सुनना। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे कोई कंपनी को एक्वायर किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि सर टाटा कंपनी है, एग्जाम्पल देखना, टाटा कंपनी। टाटा कंपनी ने यूएस में, यूएस से एक कंपनी, आउटसाइड इंडिया की बात करो, टाटा कंपनी में यूएस की एक कंपनी को एक्वायर किया। फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है XYZ कंपनी। क्या नाम है उसका? XYZ। और इस XYZ कंपनी के पास ऑलरेडी कितने सब्सिडरीज है? इसके ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल 3 सब्सिडरीज है। मैं बात करता हूँ ए एक सब्सिडरीज है, बी एक सब्सिडरीज है, एंड सी एक सब्सिडरीज है। इसके ऑलरेडी 3 सब्सिडरीज है। बट इनका यूएस का लॉ क्या कहता है बच्चों? यूएस का लॉ कहता है कि आप मोर देन 2 लेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मोर देन 2 लेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मुझे एक बात बताइए, अगर टाटा कंपनी फॉरेन कंट्री में जाके अगर XYZ कंपनी को एक्वायर करती है, एंड XYZ के पास ऑलरेडी 3 सब्सिडरीज है, A B C, एंड उनका लॉ ये कहता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो,
तो मुझे एक सिंपल बात बताइए, तो इस केस में टाटा कंपनी कैन इन्वेस्ट मोर देन 2 years, बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होने वाली है, आउटसाइड इंडिया, एंड दैट इज अलाउड एज पर देयर लॉ। तो इसका पहला एक्सेप्शन क्या कहता है बच्चों, इसका इसका पहला एक्सेप्शन ये कहता है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज बताऊँ, बहुत एग्जाम्पल मतलब ईजी बताऊँ। ये पहला एक्सेप्शन क्या कहता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इंडियन कंपनी है, कोई इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी अब ये इन्वेस्ट किसके थ्रू करना चाहती है, ये इन्वेस्ट करना चाहती है, किसके थ्रू इन्वेस्ट करना चाहती है बच्चों, सर ये इंडियन कंपनी है, ये इन्वेस्ट करना चाहती है, किसके थ्रू इन्वेस्ट करना चाहती है, ये इन्वेस्ट करना चाहती है सर फॉरेन कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। एंड उस फॉरेन कंपनी में या उस फॉरेन कंपनी के उस फॉरेन कंट्री के जो लॉ है, जो फॉरेन कंट्री के जो लॉ है उनके, वो क्या करते हैं सर, उसमें वो अलाउ करते, वो क्या करते, अलाउ करते। तो आप मोर देन टू लेयर्स में क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मोर देन 2 लेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। समझा क्या आपको। तो टाटा कंपनी ने XYZ कंपनी को एक्वायर किया यूएस में, और उनके ऑलरेडी 3 सब्सिडरीज है, बट उनके कंट्री में लॉ में ऐसा लिखा है कि आप मोर देन 2 लेयर्स से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो भाई साहब, कोई इशू नहीं है। ये पहला एक्सेप्शन है आपको। चलिए दूसरा एक्सेप्शन क्या कहता है बच्चों, दूसरा, a subsidiary company from having any investment for the purpose of meeting the requirement under the law or under any rule regulations framed under any law for the time being in force। मतलब ये कहता है कि भाई साहब अगर सब्सिडरी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, किस लिए किया है, सब्सिडरी कंपनी फ्रॉम हैविंग एनी इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट। मतलब सर अगर फॉर एग्जाम्पल आपके लॉ में, ये सेकंड एक्सेप्शन क्या कहता है, सेकंड एक्सेप्शन ये कहता है कि अंडर एनी लॉ, अगर आपके लॉ में कहीं लिखा है, क्या बच्चों, अगर आपके लॉ में कहीं लिखा है अंडर एनी लॉ कि आपको 2 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, या फॉर एग्जाम्पल किसी कंडीशंस को फुलफिल करना है, तो अगर अंडर एनी लॉ आप किसी कंडीशंस को फुलफिल करना चाहते हो, एंड उस कंडीशन को फुलफिल करने के चक्कर में, उस कंडीशंस को फुलफिल करने के चक्कर में, तो आपका इन्वेस्टमेंट मोर देन क्या हो जाता है, मोर देन 2 लेयर्स हो जाता है, मोर देन 2 लेयर्स हो जाता है, तो दैट इज अलाउड, यस दैट इज अलाउड। तो समझा। सेक्शन 186 का सिंपल याद रखना बच्चों, 186 का अगर एग्जाम में आया तो सेक्शन 186 क्या कहता है कि कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट, कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 2 लेयर्स, कंपनी 2 लेयर्स से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ये लिखा है। समझे सभी लोगों को। तो पहला नियम है रखना कि कंपनी 2 लेयर्स से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, बट उसका 2 एक्सेप्शन याद रखना। पहला एक्सेप्शन क्या कहता है बच्चों, पहला एक्सेप्शन क्या था कि अगर आपने कोई फॉरेन कंपनी को एक्वायर किया एंड उस फॉरेन कंपनी के कंट्री में वो लॉ अलाउड कहता है, मतलब उनको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो। दूसरा, अगर फॉर एग्जाम्पल लॉ में कई कंडीशन या कई रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना है एंड उस चक्कर में आपका इन्वेस्टमेंट मोर देन 2 लेयर्स होता है, सो दैट इज ऑल्सो अलाउड। तो पहला फॉरेन लॉ एंड सेकेंड हो जाएगा आपका फॉर द पर्पज ऑफ एनी एक्ट। तो ये 2 एक्सेप्शन अलाउड है जिसमें आप मोर देन 2 लेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। समझा आपको। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा बच्चों, फर्स्ट नियम सबको समझ गए। तो फर्स्ट नियम मेरे को, अगर मैं इसको शॉर्टकट में और नोट्स निकालना है मुझे और अच्छे से, तो मैं इसको और बाजू में नोट्स निकाल देता हूँ। अगर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आया, किसके बारे में क्वेश्चन आया, सेक्शन 186 पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, किसका क्वेश्चन आया बच्चों, सेक्शन 186 पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा वापस करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हैंग होने लगा है। गिव मी 1 सेकेंड। अगर मैं बात करूँ तो बच्चों किसकी, हाँ जी, हाँ, अगर मैं बात करूँ तो बच्चों सेक्शन 186 की, तो मुझे अगर पॉइंट्स बनाने, किसके पॉइंट्स बनाने बच्चों, मुझे सेक्शन 186 के पॉइंट्स बनाने, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो मुझे इसके कैसे पॉइंट्स बनेंगे, तो मेरा पहला पॉइंट क्या बनेगा, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा बच्चों, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट बनेगा कि कंपनी, कंपनी क्या करेगी, अरे यार पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 2 लेयर्स, कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट, कंपनी कैन नॉट, अरे पता नहीं इसको आज क्या हुआ है, कंपनी, कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 2 लेयर्स। ठीक है, ये अपने एग्जाम में पहला स्टेटमेंट अपना नोट्स बन गया। इसमें 2 एक्सेप्शन एकदम सिंपल में लिख देने का, 2 एक्सेप्शन क्या लिखोगे सिंपल से एकदम। तो पहला एक्सेप्शन क्या आएगा बच्चों अपना, पहला एक्सेप्शन आएगा यहाँ पे, अपन क्या लिखेंगे, पहला एक्सेप्शन आएगा बच्चों फॉरेन लॉ। एक ही मिनट है बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा क्लोज करके वापस ओपन करता हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों होता है।
आ जाइए, अगर वापस हो तो स्विच ऑफ करके ऑन कर दूंगा। कभी कभी होता है ऐसा। चलिए, लाइफ में भी कभी कभी आप पढ़ाई करते हो, जैसे चाहिए वैसा नहीं होता, तो लाइफ में टेंशन नहीं लेने का, 2 मिनट का ब्रेक लेने का, वापस आने का, सब कुछ अच्छा होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट बच्चों, क्या एक्सेप्शन है, अगर उस फॉरेन कंट्री में, मुझे लगता है इसको स्विच ऑफ करके वापस ऑन कर दो, गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है बच्चों, जस्ट 1 सेकेंड, मैं इसको वापस रिस्टार्ट करता हूँ। ठीक है बच्चों, सी में फाइनल बहुत ईजी, मैं आपको कहूँ ना, बहुत ईजी ये टॉपिक है, क्योंकि मैं खुद, अब सोचिए मैंने सी एस में चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे फाइनल हो, मुझे हर जगह पे एग्जामिशन मिला है, हर जगह पे मुझे क्या मिला है, एग्जामिशन मिला है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपन पूरा डिटेल में पढ़ने वाले, सिर्फ आप ना डेली बेसिस पे सेशंस को अटेंड करते जाइए, एंड कोई भी डाउट्स होगा तो बिंदास पूछते जाइए। मैं आपका बेसिक से लेकर एडवांस सभी डाउट्स क्लास में सॉल्व कर दूंगा, और ये अपना नेक्स्ट 40 डेज का बैच होगा। याद रखना बच्चों, इसमें अपन पी वाई क्यूज बहुत सॉल्व करने वाले हैं, पूरा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं, और मैं आपको क्या होगा कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए, मेरा मेन इंटेंशन होगा। ठीक है, चलिए भगवान करे साथ दीजिए। हाँ, हाँ जी, लेट्स सी। इसमें अपन ने 2 रीजंस देखे, सबसे पहला अरे यार, ये पता नहीं ऐसा क्यों हुआ आज, एक मिनट। पता नहीं ऐप में क्या हुआ है। कंपनी कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 2 layers। ठीक है, तो इसमें अपन ने 2 एक्सेप्शंस पढ़े बच्चों। इसमें पहला एक्सेप्शन क्या है, अगर फॉरेन लॉ, आपने किसी कंपनी को एक्वायर किया है, तो अगर उस फॉरेन कंट्री में अलाउड है तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई कंडीशंस का कंप्लाई करते हो, अगर आप कोई कंडीशंस को कंप्लाई करते हो किसके अंडर, एनी एक्ट के अंडर, तो उसमें अगर आपका मोर देन 2 layers हो जाएगा तो दैट इज़ अलाउड, सो दैट इज़ अलाउड। ठीक है, यहाँ तक अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, अभी सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट पे क्या लिखा बच्चों, आज ही मेरे साथ सेकेंड पॉइंट क्या लिखते हैं, नो कंपनी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली गिव एनी लोन टू एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट or any guarantee or provided security in connection with a loan to any other body corporate or persons and acquire by of subscription purchase otherwise a security for any other body corporate exceeding 60% of its paid up capital free reserve and security premium account or, तो देखिए 60% ऑफ पीयूसी प्लस क्या लिखा है, पीयूसी प्लस फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इसका 60% निकलना है, तो 60% से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्या लिखा है, exceeding 60% account or 100% of its free reserve and security premium account whichever is more। मैं आपको बता दूंगा, कोई टेंशन मत लीजिए, विदाउट प्रायर अप्रूवल टू इट्स होली ओन सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर कंपनी। सिंपल सी बात है बच्चों, इसका थर्ड सेकंड पॉइंट क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखना। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी को लोन देना चाहते हो, आप किसी को लोन देना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को सिक्योरिटी देना चाहते हो, ठीक है, तो अगर आप किसी को लोन देना चाहते हो, सिक्योरिटी देना चाहते हो, या फॉर एग्जाम्पल हम किसी को सर गारंटी देना चाहते हैं, हम किसी को क्या देना चाहते हैं बच्चों, हम किसी को गारंटी देना चाहते हैं, तो कितने से ज़्यादा नहीं दे सकते सर, सिंपल हिसाब है, हम 60%, हम कितना परसेंट नहीं दे सकते बच्चों, हम 60% ऑफ पीयूसी, 60% क्या बोला बच्चों, 60% ऑफ पीयूसी, पीयूसी प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, या और बोला है, क्या बोला बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे और कंडीशन बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट 60% ऑफ पीओसी फ्री रिजर्व सिक्योरिटी पेमेंट अकाउंट, और बोला है 100% ऑफ, किसका 100% ऑफ, 100% ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व, इन दोनों का क्या बोला है, देखिए इन दोनों का क्या होना चाहिए बच्चों, दिस क्या होना चाहिए, विच एवर इज मोर, तो ये आप विच एवर इज मोर इस तरह आप ले सकते हो।
इन दोनों में से जो अमाउंट ज़्यादा आएगा उतना आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी गारंटी दे सकते हो। तो कितना दे सकते हो बच्चों, विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ सब्सिडरी कंपनी? तो ये कहता है 60% ऑफ पीयूसी फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम और 100% ऑफ किसका, सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व का। इसमें से जो अमाउंट सबसे ज़्यादा आएगा उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, आपको अदरवाइज स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। अदरवाइज ये बोर्ड रेजोल्यूशन तक हो जाता है, तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास कीजिए, दैट इज सफिशियंट। बट अगर आपका अमाउंट इससे बढ़ते जा रहा है तो इन दिस केस आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ये दिमाग में याद रखना। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 समझा आपको, कितना ईजी लिखा बच्चों यहाँ पे, देखिए मॉड्यूल का फर्स्ट पेज खत्म हो गया, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है मॉडल। तीसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों, when the giving of any loan or guarantee providing any security or the acquisition under subsection 2 exceeding the limit specified in that subsection prior approval by means of special resolution। मैंने आपको कितना सिंपल बोला बच्चों, अगर इससे एक्सीड करोगे आप, देखिए इससे अगर एक्सीड करोगे आप, इस अमाउंट से अगर आप एक्सीड करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना। क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा। कितना इजी मुझे बताइए, कोई दिक्कत है इसमें? 2 पॉइंट्स में मैंने आपको एक पेज पर एक्सप्लेन कर दिया, समझा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट, द कंपनी शैल डिस्क्लोज टू इट्स मेंबर इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट द फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द लोन गिवन, इन्वेस्टमेंट मोड, गारंटी गिवन एंड पर्पज फॉर विच द लोन और गारंटी गिवन। तो ये सिंपल कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिटेल्स दीजिए, कोई इशू नहीं है सर। जैसे आप कहो तो तीसरा पॉइंट कहता है जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करेंगे उसमें इसका डिटेल्स जाएगा, बस सर कोई इशू नहीं, पूरा डिटेल जाएगा उसका, कितना अमाउंट था, कितना गारंटी दिया, कितना सिक्योरिटी दिया, सब अपन इसके अंदर ये डिटेल्स अपन देने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नो इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड लोन गारंटी सिक्योरिटी गिवन बाय द कंपनी अनलेस द रेजोल्यूशन सैंक्शन इट पास मीटिंग of the board with the consent of all the directors present at the meeting and the prior approval of the public financial institution concerned where any terminology substituting or is obtained। तो बच्चों सिंपल चीज़ कहता है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट आपको बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, प्लस अगर आपने किसी से लोन लिया होगा तो उस इंस्टीट्यूशन का भी आपको परमिशन चाहिए। अगर आपने किसी इंस्टीट्यूशन से अगर लोन लिया होगा तो उसका भी आपको क्या चाहिए बच्चों, परमिशन चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अपने 4 पॉइंट्स रेडी हो गए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों, provided that prior approval of the public financial institution shall not be required when the aggregate of the loans and investment so far made, the amount for which guarantee or security so far provided in all other bodies corporate along with the investment loans guarantee or security purpose to be made given does not exceed the limit specified under subsection 2, there is no default in repayment of the loan installment and payment of interest thereon as per the terms and conditions of the loan to the financial institutions। ये क्या कहता है बच्चों, सिंपल चीज बताओ, देखिए ये आपको परमिशन लेने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल ये कहता है कि आपका जो लोन है, आपका जो लोन है वो विद इन द लिमिट है, विद इन द लिमिट कौन सा, जो अपने फर्स्ट यहाँ पे पढ़ा ना सेकंड पॉइंट वाला ये, तो ये कहता है कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल लोन क्या बच्चों, आपका जो लोन है विद इन लिमिट में है, ठीक है, पहली बात करता है। दूसरी बात क्या करता है बच्चों, दूसरी बात ये करता है कि आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया पेमेंट करने में, आपने जो लोन का पेमेंट है उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, देन इन दिस केस आपको उस इंस्टीट्यूशन का परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सी बात है, समझा आप लोग। चलिए नेक्स्ट, नो कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड कवर अंडर सच क्लासेस ऑफ कंपनी एज मे प्रिस्क्राइब shall take inter corporate loan or deposit exceeding the prescribed limit, such company shall furnish its finance statement the details of the loans and propose। मतलब जो कंपनी सीबी पे रजिस्टर होती है ना तो उनको सीबी का कंप्लायंस करना पड़ता है। तो फॉर लिस्टेड कंपनी के लिए आपको किसको देखना है, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी आपको किसका परमिशन चाहिए, उस केस में आपको किसका कंप्लायंस करना है, सीबी का कंप्लायंस करना है, सीधी सी बात। नेक्स्ट, नो लोन शैल बी गिवन अंडर दिस सेक्शन एट रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर देन द प्रिवेलिंग यील्ड ऑफ 1 ईयर or 3 year, 5 years, 10 years, government security closest to the tenure of the loan। ये कहता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा बच्चों वो आपका लास्ट जो प्रीविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लास्ट किसी 1 साल का लोन दिया होगा, 3 साल का दिया होगा, 5 साल का दिया होगा, 10 साल का दिया होगा, तो उसका आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सबसे क्लोजेस्ट होगा टेन्योर का उसका निकालना है। मतलब ध्यान रखना 1, 3, 5, 10 बताता हूँ मैं आपको। तो 6 पॉइंट क्या कहता है बच्चों, 6 पॉइंट कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6 पॉइंट ये कहता है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक मिनट बच्चों, ये कहता है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कहता है कैसे होगा, 1 साल का ले सकते हो आप,
कितना ले सकते हो, 1 साल का ले सकते हो, प्लस 3 साल का ले सकते हो, प्लस 5 साल का ले सकते हो, या 10 साल का। जो क्लोज होगा ना, जो क्लोज होगा इस टर्म का जो अमाउंट, मतलब जो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें होगा 2 साल का है, तो जो सबसे क्लोज होगा, जैसे 3 साल में ले सकते हो आप। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप इससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब आप मार्केट में जो रेट चल रहा है इन 1, 3, 5, 10 साल का जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, इससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चार्ज नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, नो कंपनी विच इज इन डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बिफोर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी गिव एनी लोन और गारंटी और सिक्योरिटी। भाई साहब अगर ऑलरेडी आपने डिफॉल्ट किया है तो किसी और को पेमेंट क्यों दोगे आप, किसी और को गारंटी क्यों दोगे आप। तो सबसे पहले फर्स्ट मेक श्योर दैट कि आपने कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहिए। किस में डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहिए बच्चों, आपने कोई भी डिपॉजिट देने में डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहिए, या तो उसका जो इंटरेस्ट होगा ना तो उस इंटरेस्ट पे भी आपने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहिए। आप बहुत अच्छी अच्छी कंपनी होनी चाहिए, तब जाके आप ये लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट दे सकते हो। नेक्स्ट, एवरी कंपनी गिविंग अ लोन गारंटी प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी मेकिंग एन एक्विजिशन अंडर दिस सेक्शन शैल कीप द रजिस्टर। आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर को मेंटेन करना पड़ेगा। सर कोई इशू नहीं है, हम रजिस्टर को मेंटेन कर देंगे, जैसे आपने बोला रजिस्टर हम मेंटेन करेंगे, कोई इशू नहीं है सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोलते बच्चों, नेक्स्ट क्या होगा उन्होंने, द रजिस्टर केप्ट एट द रजिस्टर ऑफिस। ओके, रजिस्टर ऑफिस के ही आपका रजिस्टर ऑफिस होगा, रजिस्टर आपके रजिस्टर ऑफिस में होगा, ओपन होगा इंस्पेक्शन के लिए। एक एक्स्ट्रैक्ट मतलब कॉपी ले सकते हो आप फ्रॉम एनी मेंबर्स, कॉपीज बाय फर्निश टू एनी मेंबर्स बाय कंपनी बाय पेमेंट ऑफ सच फीस। मतलब जो आपका लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट जो आपने लिया होगा ना, जो रजिस्टर होगा वो आपको रजिस्टर ऑफिस में मेंटेन करना पड़ेगा। उसका कॉपी कोई मेंबर भी ले सकता है और उसका इंस्पेक्शन भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है। अब ध्यान सुनना बच्चों, ये एप्लीकेबल नहीं है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल। तो क्या लिखा है, एनी लोन्स और गारंटी गिवन बाय सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और एनी हाउसिंग कंपनी, इनको ये एप्लीकेबल नहीं है। तो इनके लिए क्या है बच्चों, एग्जाम्पशंस है, इनको क्या है ये एग्जाम्पशंस है। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे सीधा लिखेंगे पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में क्या लिखा बच्चों, पॉइंट नंबर 8 में कहते हैं एग्जाम्पशन होना चाहिए। किसको एग्जाम्पशन है, एनबीएफसी को एग्जाम्पशन है, प्लस बैंक्स को एग्जाम्पशन है, फॉर एग्जाम्पल कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है उनको एग्जाम्पशन है। तो उनको ये एक्ट एप्लीकेबल होता नहीं है, ये कंडीशंस एप्लीकेबल होता नहीं, क्योंकि उनका मेन ही काम होता है लोन्स देना, सिक्योरिटी देना, डिपॉजिट देना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनी और राइट इशू, अभी किसके, टू एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी सब्सक्रिप्शन टू राइट इशू एनबीएफसी मेड बाय कंपनी अदरवाइज प्रिंसिपल बिजनेस इज द एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज शेयर आउटेड इन परस्यूंस ऑफ द क्लॉज। मतलब आपकी कोई ऐसी कंपनी जिसका मेन इन्वेस्टमेंट किस में होता है, जिसका मेन इन्वेस्टमेंट होता है एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज को एक्वायर करना, सिक्योरिटीज को सोल्व करना, ये इनका मेन बिजनेस होता है। तो ऐसे कंपनीज के लिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक द रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लॉ बना सकता है। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, अगर आपने कॉन्ट्रवेंशन कर दिया प्रोविजंस का तो आपको फाइन कितना है, 25,000 रुपीज़ का फाइन है, नॉट लेस देन 25,000 रुपीज़। बट ये कब तक एक्सटेंड हो सकता है, 25 लाख रुपए तक। तो आपका फाइन कितना बच्चों, आपका फाइन है 25,000 से लेके 25 लाख रुपीज़ तक आपका फाइन बन सकता है। कितना फाइन बन सकता है बच्चों आपका, 25,000 से लेके 25 लाख रुपीज़ तक आपका फाइन बन सकता है अगर आपने डिफॉल्ट किया तो ऑफिसर के कितना है बच्चों, ऑफिसर के लिए 2 साल की भी सजा हो सकती है। कितनी, 2 साल की सजा ऑफिसर्स के लिए हो सकती है, बट 25,000 से लेके 1 लाख। तो अगर ऑफिसर है तो ऑफिसर का कितनी सजा होगी, 2 साल, बट उसका अमाउंट कितना होगा, 25,000 से लेके 1 लाख तक उसका अमाउंट होगा। चलिए मुझे बताइए क्या दिक्कत है इसमें, मैंने कितने पॉइंट्स बना दिए आपके सामने, टोटल मैंने 9 पॉइंट्स बना दिए। बताइए इसके बाद कोई पेज ही नहीं है, इसके बाद कोई टॉपिक ही नहीं आएगा। लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट सेक्शन 186 पूरा एक्सप्लेन कर दिया इन 9 पॉइंट्स में। मुझे बताइए मॉडल पढ़ना कितना आसान है, पढ़ाई करना कितना आसान, एग्जाम में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि अगर कोई कंपनी जिसको लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट देना है तो क्या प्रोसेस है। तो ये सिंपल प्रोसेस अपने को फॉलो करना पड़ेगा सेक्शन 186 का। तो सबसे पहले फर्स्ट इस पॉइंट्स को रिवाइज कीजिए। सेक्शन 186 क्या आता है कि लोन अगर इन्वेस्टमेंट करना है किसी कंपनी को, वो 2 लेयर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, बट 2 एक्सेप्शंस है। अगर जिससे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो फॉरेन कंपनी है एंड उनकी कंट्री में वो लॉ अगर अलाउड करता है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या तो कोई पर्पस ऑफ द लॉ है जिसका कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो उस केस में आप कर सकते हो। दूसरा, कितना आप लोन ले सकते हो या सिक्योरिटी दे सकते हो, गारंटी दे सकते हो, तो 60% ऑफ पीओसी पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और 100% ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व, इन दोनों का जो भी अमाउंट ज़्यादा आएगा आप उतना अमाउंट ले सकते हो बाय पासिंग अ बोर्ड रेजोल्यूशन। बट अगर आपका अमाउंट इससे एक्सेड होता है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ये पूरा डिटेल्स आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ता है। बोर्ड मीटिंग होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, प्लस जिन्होंने से आपने लोन लिया है
ऐसे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनका भी परमिशन लेना पड़ेगा। बट ये परमिशन लेना कंपलसरी नहीं है। अगर आपका अमाउंट विद इन द लिमिट है, मतलब 60% से लिमिट में आता है, तो आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया होगा तो आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी का आपको परमिशन लेने वाला है। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो लास्ट 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, ये टर्म्स ऑफ लोन, ये साल के लिए जितने लोन्स लिए होंगे इसमें सबसे जो क्लोज आएगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज करना, इससे कम नहीं होना चाहिए। बट अगर आपने कोई डिपॉजिट में डिफॉल्ट किया होगा, उसके इंटरेस्ट में डिफॉल्ट किया होगा, फिर आप लोन से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आपको एक रजिस्टर ऑफिस मेंटेन करना, आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, रजिस्टर ऑफिस में जो ओपन होगा इंस्पेक्शंस के लिए फॉर द मेंबर्स एंड एनी अदर पर्सन। सर ये एग्जाम्पशन किसके लिए? ये जो सेक्शन है 186 ये किसको एप्लीकेबल नहीं है? तो सेक्शन 186 एप्लीकेबल नहीं है एनबीएफसीज को एप्लीकेबल नहीं है, बैंकिंग को एप्लीकेबल नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसका मेन बिजनेस होता है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आपने इसका डिफॉल्ट किया तो आपको सजा होगी 25,000 से लेकर 25 लाख तक कंपनी को हो सकता है। अगर कंपनी में ऑफिसर्स इन्वॉल्व है तो उनको कम से कम, आपको पता हो कितने साल के लिए जेल जाना पड़ता है, तो मैक्सिमम जेल में जा सकते हैं कितने साल के लिए बच्चों? ये जेल में जा सकते हैं 2 साल के लिए, और इनका जो फाइन होगा 25,000 रुपीज से लेके 1 लाख रुपीज तक इनका फाइन होगा। तो टोटल ये 10 पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। कितने पॉइंट्स बच्चों? टोटल यहाँ पे 10 पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सेक्शन 186 क्या होता है? खत्म हो गया। क्या लगता है इसमें एग्जाम में लिखने के लिए? इसका तो सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है बस, ठीक है। तो देखिए 2 पेज मैंने आपके खत्म कर दिए। अब सेक्शन 186 के आपने 10 पॉइंट हो गए, अभी आएंगे सेक्शन 187 पे आते हैं। तो क्या लिखा है देखिए बच्चों, सेक्शन 187 क्या कहता है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम, मतलब कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाली है वो अपने नाम में होना चाहिए। ठीक है, आज इसका भी नोट्स मैं आपको बना के देता हूँ, बहुत ईजी पास होना। क्या हेडिंग अपना? इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी, इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी, इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी टू बी हेल्ड इट्स ओन नेम, टू बी हेल्ड इट्स ओन नेम। किसकी बात करता है बच्चों? सेक्शन 187। अभी अपने सेक्शन 186 देखा, अभी सेक्शन 187 की बात करेंगे। देखते चलिए इसमें क्या है, मॉड्यूल में पढ़ेंगे, मस्त है, बेस्ट है। मॉड्यूल की लैंग्वेज भी बहुत ईजी है और छोटा मॉड्यूल, आपका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई नोट्स की जरूरत नहीं, अपने हैंड रिटन नोट्स से मॉड्यूल के बेसिस पे इसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। चलिए सबसे पहले फर्स्ट बच्चों क्या कहता है? ऑल इन्वेस्टमेंट मेड और हेल्ड बाय कंपनी इन एनी प्रॉपर्टी। अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करता है किसी प्रॉपर्टी में, किसी सिक्योरिटी में या किसी एसेट में, held by its own name, provided that the company hold any shares in its subsidiary company in the name of any nominee or nominees of the company, if it is necessary to do so, to ensure that the number of members of the subsidiary company is not reduced below the statutory limit। बहुत सिंपल सी बात हो, ध्यान से सुनना। पहला क्या कहता है चीज? चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों? फर्स्ट पॉइंट कहता है अगर कंपनी को कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करना है, कंपनी को क्या करना बच्चों? कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है या कोई भी शेयर्स को एक्वायर करना है, कोई भी शेयर्स को एक्वायर करना है, तो जनरली ये क्या होना चाहिए? उसके नाम में होना चाहिए, उसके खुद के नाम में होना चाहिए। बट सर, अगर सर फॉर एग्जांपल आपकी सब्सिडरी जो कंपनी है, आपकी सब्सिडरी कंपनी जो है, उसके जो मेंबर्स है, उसके जो मेंबर्स है वो स्टैट्यूटरी लिमिट का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टैट्यूटरी लिमिट का मतलब जैसे प्राइवेट कंपनी में 2 चाहिए, पब्लिक में 7 चाहिए, ओपीसी में 1 चाहिए, ठीक है। अब ओपीसी के लिए तो एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी की बात करो तो आप समझिए अगर प्राइवेट में 2 से कम है एंड पब्लिक से 7 में कम है, तो इस केस में अगर स्टैट्यूटरी कंपनी में ऐसा रिक्वायरमेंट चाहिए कि जहाँ पे मेंबर्स की जरूरत है, तो उस केस में कंपनी क्या कर सकती है? इसका नाम दे सकती है, अपने नॉमिनी का नाम दे सकती है। क्यों? क्योंकि वो कंडीशंस को सेटिस्फाइड करने के लिए। देखिए यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल भी दिया बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है? एबीसी लिमिटेड होल्ड्स 100% ऑफ XYZ लिमिटेड। तो एबीसी के पास 100% शेयर है, किसके? XYZ के, विच इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए, शैल बी देयर। एबीसी लिमिटेड इज 1 मेंबर, एबीसी एक मेंबर बन गया। एबीसी लिमिटेड कैन देयरफॉर नॉमिनेट समवन एज अ शेयर होल्डर बट ओनली वन, सिंस दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर विच इट विल फॉल बिलो द स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ द 2 मेंबर्स। सीधी सी बात है, मुझे एक बात बताइए, अगर आपके एबीसी के पास 100% शेयर है XYZ के, तो इसका मतलब वो एक मेंबर बन गया एबीसी। आपके प्राइवेट कंपनी में कितने लोग चाहिए? 2, बट 100% शेयर तो आपकी एबीसी के पास ही है।
तो ऐसे केस में एबीसी क्या कर सकता है, किसी और पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है बीइंग एन शेयर होल्डर, ताकि वो दो शेयर होल्डर बन जाए, एक एबीसी कंपनी, एक दूसरा एक शेयर होल्डर। तो वो क्यों किया कंपनी ने ऐसा, कंपनी ने इसलिए किया ताकि वहां पे स्टैट्यूटरी लिमिट का कंडीशन को सेटिस्फाइड हो। तो ये पहला कंडीशन था जिसकी वजह से कंपनी ने इन्वेस्टमेंट अपने नाम पे नहीं किया, किसी और के नाम पे किया, फॉर द पर्पज ऑफ टू कंप्लाई द स्टैट्यूटरी लिमिट। समझा आप लोगों को? चलिए सेकंड क्या कहता है बच्चों, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी प्रिवेंट अ कंपनी। मतलब ये नीचे जो ट्रांजैक्शन दिया है वो ट्रांजैक्शन के लिए ये सेक्शन रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकता, मतलब इसमें कंपनी बिंदास इन्वेस्टमेंट कर सकती है किसी और के नाम पे, तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम डिपॉजिटिंग विद द बैंक एनी शेयर्स और सिक्योरिटीज फॉर द कलेक्शन ऑफ एनी डिविडेंड और इंटरेस्ट पेएबल देगा। तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा किसके सेक्शन में, किसके टॉपिक के लिए, कौन से स्टेटमेंट के लिए, अगर आप कोई डिपॉजिट करना चाहते हो बैंक में। क्या, अगर आप बैंक में कोई डिपॉजिट करना चाहते हो तो याद रखना, तो इस केस में ये क्या हेडिंग की क्या लिखा है, सबसे पहले हेडिंग से समझना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ कंपनी, मतलब ये कंपनी को प्रिवेंट नहीं कर सकता, कंपनी ट्रांजैक्शन कर सकती है, कंपनी ने खुद के नाम से नहीं किया तो भी चलता है। कौन सा ट्रांजैक्शन सर, अगर बैंक में डिपॉजिट करना है, या एनी शेयर सिक्योरिटीज फॉर द कलेक्शन ऑफ एनी डिविडेंड, डिविडेंड कलेक्शन करने के लिए किसी को भेजने अथॉरिटी आपने दे दिया, वो जाके डिविडेंड कलेक्ट कर सकता है। या फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट पेएबल देगा, अगर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी पे करना है आपको, तो उस केस में आप किसी और के थ्रू भी कर सकते हैं, किसी मेंबर के थ्रू भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। From depositing with or transferring or holding the name of the State Bank of India or scheduled bank being the banker of the company shares or securities in order to facilitate the transfer thereof। मतलब जैसे ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी है, वो कंपनी के एक अकाउंट है बैंक में एसबीआई, तो फॉर एग्जाम्पल जो पैसा आ रहा है बैंक में, वो कौन से बैंक में जा रहा है, एसबीआई के बैंक में जा रहा है। तो पैसा कौन होल्ड कर रहा है, बैंक होल्ड कर रही है, किसके भी यहाँ पे, कंपनी के भी यहाँ पे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई अमाउंट आता है, आपके पास कोई डिपॉजिट आता है, आपके पास कोई शेयर्स आता है, बट वो शेयर्स डिपॉजिट आप एसबीआई होल्ड कर रहा है आपके भी यहाँ पे, क्योंकि आप बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो, तो उस केस में आप ये नहीं कह सकते कंपनी के नाम पे होना चाहिए, है ना, बिकॉज बैंक ने ये होल्ड किया है, बैंक ने ये मनी को होल्ड किया है, शेयर्स को होल्ड किया है, किसके भी यहाँ पे, कंपनी के भी यहाँ पे। फ्रॉम डिपॉजिटिंग वी ट्रांसफरिंग टू एनी पर्सन एनी शेयर सिक्योरिटीज बाय ऑफ सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ एनी लोन। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से पैसा लिया होगा, किसी से लोन लिया होगा, अब वो लोन आपको वापस रीपेमेंट करना, बट आपके पास शेयर, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप ऐसे टाइम पे क्या करोगे, अपने ही शेयर्स उनको ट्रांसफर कर दोगे। मतलब भाई साहब आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी अपने नाम पे, वो आप किसी और को देना चाहते हो, किसी और के नाम पे वो शेयर्स ट्रांसफर करना चाहते हो, बिकॉज आपने उनके पास से क्या लिया होगा, कोई लोन लिया होगा। तो ये इसमें एक्सेप्शन है। फ्रॉम होल्डिंग इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ डिपॉजिटर इवन सच इन्वेस्टमेंट आर इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय कंपनी एज अ बेनिफिशियल। आपको पता है जो ऑनलाइन शेयर्स होते हैं जनरली, तो ऑनलाइन शेयर्स किसके पास होते हैं, डिपॉजिटरी के पास होता है। तो डिपॉजिटरी इज होल्डिंग द शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। तो यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर कौन है, यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर आपकी कंपनी है। बेनिफिशियल ओनर कौन है, ये आपकी कंपनी है जो शेयर्स को होल्ड करे आपके बिहाफ पे। ठीक है, तो आपका डिपॉजिटरी कौन होगा बच्चों, डिपॉजिटरी शेयर्स को होल्ड कर रहा है बेनिफिशियल ओनर के लिए। बेनिफिशियल ओनर कौन है बच्चों, यहाँ पे कंपनी। तो शेयर्स किसके नाम पे, डिपॉजिटर के नाम पे, बट किसके बेनिफिट के लिए, कंपनी के बेनिफिट के लिए। तो ये ट्रांजैक्शन है जिसमें कंपनी किसी और के नाम पे भी शेयर्स को होल्ड कर सकती है। तो कौन से ट्रांजैक्शंस थे, रीपेमेंट ऑफ लोन फॉर द बेनिफिशियल ओनरशिप या डिपॉजिट विद द बैंक। तो ये एक्सेप्शन अलाउड है। इस केस में आपको खुद के नाम पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो भी चलता है, किसी और के नाम पे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। तो सेकंड कौन से केस में कर सकते हो बच्चों, या तो पहले कहता है कि इन केस ऑफ डिपॉजिट विद द बैंक, तो इस केस में अलाउड है, बैंक के नाम में किया तो नहीं किया तो भी चलता है। इन केस ऑफ डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी आपके शेयर्स को होल्ड करता है क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए। या तो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई शेयर्स लिए होंगे, किसके लिए लिए होंगे, किसी और के नाम पे लिए होंगे शेयर्स, क्यों, क्योंकि उसको क्या करना, आपको रीपेमेंट ऑफ लोन वापस करना है। तो ये शेयर्स आपने किसी और के नाम पे लिए एज पर सेक्शन 187। वेयर एनी शेयर्स और सिक्योरिटी इन विच इन्वेस्टमेंट हैव बीन मेड बाय द कंपनी नॉट हेल्ड इन इट्स नेम द कंपनी शैल मेंटेन द रजिस्टर विच शैल कंटेन द सच पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों, एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है इसके लिए। डन, समझा आप लोगों को? तो मुझे बताइए कितना इजी था ये सेक्शन 187। तो सेक्शन 187 क्या कहता है बच्चों, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, या फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपको आपके नाम एक्विजिशन करना है, तो उस केस में आपके नाम में वो सब कुछ होना चाहिए। सेक्शन 187 कहता है
बट ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन है जो आपके नाम पे नहीं होते, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टैट्यूटरी लिमिट है जहाँ पे मेंबर्स 2 होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में, उसके नीचे है, तो ऐसे टाइम पे कंपनी अपने शेयर्स किसी और नॉमिनी को दे सकता है, वो नॉमिनी बीइंग एंड शेयर होल्डर बन सकता है एंड उस कंप्लायंस को कर सकता है, जो अपन ने एग्जाम्पल में देखा। फिर पॉइंट नंबर 2, अगर बैंक में आप डिपॉजिट करते हो पैसा या कोई सिक्योरिटीज को एक्वायर करते हो, बीइंग एंड डिपॉजिटरी एक्वायर करता है, आपके यहाँ पे होल्ड करता है, बट बेनिफिशियल ओनर आप हो, या तो फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को रीपेमेंट करना लोन एंड उस केस में आपने शेयर्स उसको ट्रांसफर कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो अलाउड। इसके लिए आपको एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। तो अपने सेक्शन 186 के पॉइंट्स देखे, सेक्शन 187 के पॉइंट्स अपने देखे कि क्या क्या होता है, समझा आप लोग। तो अभी इसके बाद बात करेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, रिन्यूअल, पेमेंट, डिफॉल्ट एंड रेमेडीज। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, 7 मार्क का क्वेश्चन आया। कितने मार्क का क्वेश्चन आया ये? 7 मार्क का क्वेश्चन। चलिए मेरे साथ अब बात करेंगे अपन डिपॉजिट की। तो सबसे पहले फर्स्ट डिपॉजिट के लिए आपने को कौन सा सेक्शन देखना है, ये जितना भी बताया। डिपॉजिट मतलब क्या होता है बच्चे? डिपॉजिट मतलब कोई भी मनी, रिसिप्ट ऑफ मनी जो आने वाला है आपके पास, या फॉर एग्जाम्पल बाय ऑफ डिपॉजिट, लोन इन एनी अदर फॉर्म बाय कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरी ऑफ अमाउंट मे बी प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे इन्वॉल्व होगा बिकॉज पैसे की बात होगी, ठीक है। तो डिपॉजिट के लिए कंपनीज हैव बीन कंसिडर मॉडिफाई मोर स्ट्रिंगेंट, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया इसमें। तो सेक्शन 73 से लेकर सेक्शन 76 अपने को देखना है, चैप्टर नंबर 5 में आता है, कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है। तो अपन बात करेंगे डिपॉजिट की। क्या बात करेंगे? डिपॉजिट की। क्या कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, क्या कंपनी मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, तो उसके लिए कंडीशंस क्या है, तो ये टॉपिक बात करता है सेक्शन 73 का। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी क्या करना, भी यहाँ पे और एक नोट्स बनाना। ये सेक्शन 187 अपने यहाँ पे खत्म हो जाता है, बहुत ईजी था, छोटा सा एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क का। अभी अपन बात करेंगे सेक्शन किसकी बात करेंगे? डिपॉजिट की बात करेंगे। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों। अभी अपन किसकी बात करेंगे बच्चों? अभी अपन बात करेंगे डिपॉजिट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिपॉजिट। तो अभी अपन इसमें पॉइंट्स निकालेंगे, इसमें क्या करेंगे अपन? अभी पॉइंट्स निकालेंगे। चलिए मेरे साथ साथ आप भी पॉइंट्स निकालना, बहुत ईजी है। डिपॉजिट कर देंगे इमीडिएटली, प्रीवियस का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, आपके 7 मार्क कन्फर्म। चलिए सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन 73 कहता है, नो कंपनी कैन इनवाइट, एक्सेप्ट, रेन्यू डिपॉजिट अंडर दिस एक्ट फ्रॉम पब्लिक एक्सेप्ट इन मैनर प्रोवाइडेड अंडर दिस चैप्टर। कोई भी कंपनी पब्लिक से या मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती जब तक इसका कंप्लायंस ना हो। सेकंड क्या कहता है? प्रोवाइडेड इन नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एंड सच ऑर्डर कंपनी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्पेसिफाई। तो सबसे पहले फर्स्ट आपको अगर डिपॉजिट लेना है तो सेक्शन 73 को देखना है। तो पहले अपन देखेंगे सेक्शन 73। तो सेक्शन 70 क्या कहता है? इसको पहले आप कंप्लाई कीजिए, जब आप इसको कंप्लाई करोगे तभी तो आप क्या करोगे? डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये किसको एप्लीकेबल नहीं है बच्चों? दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू, ये किसको एप्लीकेबल नहीं है? एनबीएफसी को एप्लीकेबल नहीं है एंड बैंक्स को एप्लीकेबल नहीं है। बट ये कौन डिसाइड करता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है। बट किसके साथ कंसल्टेशन करना पड़ेगा इनको? तो इनको कंसल्टेशन करना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, इनको कंसल्टेशन करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, बहुत ईजी बताओ। चलिए पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? अ कंपनी में विद द मैंडेट ऑफ रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग सब्जेक्ट टू सच रूल्स may be prescribed accept deposit from its member on such terms and conditions including the provisions of a security if any repayment of such deposit with interest between the company। अब ये पढ़ेंगे डिटेल में क्या क्या कंडीशंस दिया है, वो नीचे अपन कंडीशंस पढ़ने वाले। सबसे पहले फर्स्ट क्या कंडीशन, ये पूरा कंप्लायंस करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले फर्स्ट रखना। तो फर्स्ट क्या कहता है? इश्यूएंस ऑफ सर्कुलर, आपको एक सर्कुलर इशू करना पड़ेगा, किसके लिए? टू इट्स मेंबर्स। अगर आपको डिपॉजिट किससे एक्सेप्ट करना है? मेंबर से। ये मेंबर से कौन डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है? प्राइवेट कंपनी कर सकती है एंड पब्लिक कंपनी भी कर सकती है, बट प्राइवेट कंपनी मेंबर्स से कर सकती है बट पब्लिक से नहीं कर सकती। तो याद रखना, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी अपने मेंबर्स से एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट, बट प्राइवेट कंपनी पब्लिक से एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो देखिए अगर आपको एक्सेप्ट करना है मेंबर्स से, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फर्स्ट सर्कुलर देना पड़ेगा मेंबर्स को, उसमें एक स्टेटमेंट शो करना पड़ेगा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्रेडिट रेटिंग कैसा है। तो पहला फाइनेंशियल पोजीशन, दूसरा क्रेडिट रेटिंग क्या है, कितने नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स है, कितना अमाउंट ड्यू है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस डिपॉजिट। तो ये सब आपको उनको बताना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट अपन क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट अपन एक सर्कुलर इशू करेंगे। अपन क्या करेंगे? एक सर्कुलर इशू करेंगे। इस सर्कुलर किसको जाएगा बच्चों? मेंबर्स को जाएगा। इस सर्कुलर्स में क्या जाएगा बच्चों? इस सर्कुलर में जाएगा कि आप कितनी अमाउंट रेज करना चाहते हो। दूसरा, आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है अभी, ठीक है। तीसरा कहता है कि आपका मार्केट में क्रेडिट रेटिंग कैसा है,
मतलब आप ए प्लस हो, बी प्लस हो, थर्ड क्लास हो, कैसे प्लस बच्चों आपका कोई प्रीवियस डिपॉजिट है क्या, उसका स्टेटस बताइए। आपका कोई प्रीवियस डिपॉजिट है क्या, उसका स्टेटस बताइए। ठीक है, तो ये अपने अभी कितने पॉइंट्स बना दिए, अपने 3 पॉइंट्स बन गया बच्चों अभी। कितने पॉइंट्स बन गए, 3, सेक्शन 73 का। बहुत ईजी लैंग्वेज है आपका मॉड्यूल का, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन ये सर्कुलर आपको फाइल करना पड़ेगा किसके साथ, रजिस्ट्रार के साथ, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। तो आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट इमीडिएटली, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है बच्चों, फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि ये जो आपका सर्कुलर है, ये सर्कुलर आपको रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना पड़ेगा। किसके साथ फाइल करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के साथ, कितने दिन के अंदर, विद इन 30 डेज के अंदर। नेक्स्ट 5 नंबर का पॉइंट चलिए। देन डिपॉजिट ऑन बिफोर 30th April each year the sum which not be less than 20% of the amount of its deposit maturing during the financial year and kept in scheduled bank in a separate bank account to be called as a deposit repayment reserve account। क्या कहेंगे इसे, इसे अपन डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। ये क्या होता है बच्चों, आप लोग ना अपने पास जो पैसा हो ना कंपनी के पास, कंपनी का ये पैसा कहीं खर्च ना कर दे, क्योंकि डिपॉजिट को पैसा वापस देना डिपॉजिटर्स को, वो पैसा मांगेंगे, तो जब मांगेंगे तब आप ढूंढोगे पैसा कहाँ है, कहाँ से लेके आना है। तो उससे अच्छा अभी से प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए पैसा डिपॉजिट करने के लिए। तो ये क्या कहता है कि अकाउंट ओपन कीजिए, उसका नाम होगा डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। ये सिर्फ रीपेमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। इसमें क्या करना है बच्चों, आपको हर 30th, जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, हर 30th फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद अप्रैल का मंथ जो आएगा, ऑन और बिफोर 30 अप्रैल के पहले या 30 अप्रैल के दिन, आप क्या कर सकते हो, 20% अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है। कितना परसेंट, 20% ऑफ अमाउंट्स ऑफ डिपॉजिट, जो डिपॉजिट आपका मैच्योर होने वाला है, आपको ये हर साल डिपॉजिट करना है। हर साल क्या करना है, ये पैसा आपको डिपॉजिट करना है 20%। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है बच्चों, सर्टिफाइंग दैट द कंपनी हैज नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट। कंपनी ने एक डिक्लेयर करना चाहिए कि हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया भाई, सब पेमेंट ऑफ डिपॉजिट either after commencement of this act interest such deposit where the default occurs the company made good default and 5 years have been elapsed। मतलब ये कहता है कि कंपनी ने प्रीवियसली कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, और अगर डिफॉल्ट किया होगा तो उसके लिए 5 साल खत्म हो चुके हैं। तो ये क्या कहता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 साल पहले कोई डिफॉल्ट किया होगा तो दैट कैन नॉट बी कंसिडर। तो 5 साल इलैप्स होने चाहिए अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया होगा तो ये क्या कहता है बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट कि आपने अगर किसी से कोई डिपॉजिट लिया होगा एंड उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इसमें आपने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है। अगर किया होगा तो उसके लिए कितने साल खत्म हुए होंगे, 5 years एक्सपायर हुए होंगे, 5 साल खत्म हुए होंगे। डिफॉल्ट हो गए कितने साल हुए होंगे, 5 साल खत्म हुए होंगे, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्या कहता है, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इफ एनी वर्क फॉर द रीपेमेंट ऑफ अमाउंट डिपॉजिट इंटरेस्ट इंक्लूडिंग क्रिएशन ऑफ सच चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी एसेट ऑफ द कंपनी। ये कहता है कि आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। लॉ में लिखा है या आपके टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा है कि आपको डिपॉजिट में जो होगा उसको सिक्योरिटी देना पड़ेगा, देन आपको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसे अपन सिक्योर डिपॉजिट कहेंगे, उसे अपन क्या कहेंगे, सिक्योर्ड डिपॉजिट कहेंगे। सो प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ वेयर कंपनी डज नॉट सिक्योर द डिपॉजिट एंड सच डिपॉजिट पार्शियली देन द डिपॉजिट शैल बी टर्म एज अ अनसिक्योर्ड डिपॉजिट and shall be quoted in every circular from advertisement or in any document related to invitation and acceptance of deposit। ये कहता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने लोगों से कोई डिपॉजिट लिया होगा, उसके बदले में आपने हाफ सिक्योरिटी दिया होगा 50%, फिर भी इट इज़ कंसिडर्ड एज अ अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। तो अगर आपने लोगों से 100 करोड़ रुपीज़ लिया तो आपने 100 करोड़ की सिक्योरिटी देनी चाहिए, तभी जाके उसे कहेंगे सिक्योर डिपॉजिट। बट आपने लोगों से पैसा भी लिया है बट 50% डिपॉजिट दिया है या सिक्योरिटी दिया होगा, तो उस केस में आपका अनसिक्योर्ड ही माना जाएगा, फुल्ली सिक्योर्ड नहीं माना जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये क्या कहता है बच्चों, अगर आपने कोई पार्शियल सिक्योरिटी दिया है, ये कहता है अगर आपने पार्शियली कोई सिक्योरिटी दिया होगा फिर भी उसे अपन क्या कहेंगे, फिर भी उसे अपन कहेंगे अनसिक्योर्ड डिपॉजिट कहेंगे। क्या कहेंगे, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट कहेंगे, कोई भी पार्शियल आपने सिक्योरिटी दिया होगा तो। समझा आपको। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा बच्चों, एवरी डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कंपनी शैल बी रीपेड विद इंटरेस्ट इन अकॉर्डिंग विद द टर्म्स एंड कंडीशंस। आपने टर्म्स एंड कंडीशन के साथ रीपे करना चाहिए, ओके कोई इशू नहीं है। वह कंपनी फेल्स टू रीपे द डिपॉजिट, अगर कंपनी रीपे नहीं करती डिपॉजिट, देन डिपॉजिटर किसके पास अप्लाई कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई कर सकते हैं फॉर ऑर्डर कंपनी टू पे सम ड्यू और लॉसेस डैमेज इनकर्ड बाय द कंपनी। अगर फॉर एग्जाम्पल
डिफ़ॉल्ट कर देती है कंपनी, किस में, रीपेमेंट में। अगर कंपनी आपके रीपेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर देती है, पैसा नहीं देती, भाई साहब पैसा ही नहीं उनके पास, गरीब हो चुकी है कंपनी, कंपनी के पास पूरा पैसा खत्म हो चुका है, तो ऐसे टाइम पे क्या करोगे, तो ऐसे टाइम पे आपका डिपॉजिटर जिंदा होगा, वो डिपॉजिटर जाएगा किसके पास, वो डिपॉजिटर जाएगा ट्रिब्यूनल के पास। किसके पास जाएगा, ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, भाई साहब की ऑर्डर पास कीजिए, हमको हमारा पैसा वापस दीजिए। समझा आपको। द डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट रेफर टू सबसेक्शन शैल नॉट बी यूज बाय कंपनी फॉर एनी अदर पर्पज, तो ये किसी और पर्पज़ के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। तो समझा आपको। सेक्शन 73 के कितने पॉइंट्स अपने निकाले, सेक्शन 73 के अपने टोटल 8 पॉइंट्स निकाले। तो क्या कहता है सर, अगर आपको डिपॉजिट लेना है किसी से, मेंबर्स से, तो या पब्लिक से, तो क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 73 का कंप्लाई करना पड़ेगा डिपॉजिट का। ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता एनबीएफसीज के लिए एंड बैंकिंग के लिए। अगर इनको ये किससे कंसल्टेशन करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, आरबीआई से। देन इसके लिए आपको एक सर्कुलर देना पड़ेगा मेंबर्स को, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, उसमें अमाउंट इंक्लूड होगा, फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूड होगा, क्रेडिट रेटिंग होगा एंड प्रीवियस डिपॉजिट के बारे में डिटेल्स होगा। देन ये सर्कुलर आपको रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर करना पड़ता है विद इन 30 डेज के अंदर। देन आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसका नाम है डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। इसमें हर 30 अप्रैल को या उसके पहले भी आप 20% डिपॉजिट का अमाउंट जो मैच्योर होने वाला आप डिपॉजिट करना पड़ेगा, और ये पैसा सिर्फ उसी के लिए यूज हो सकता है। या कहना डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट, अगर आपने ये लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में पे करना चाहिए, कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है तो उसको 5 साल एक्सपायर होने चाहिए। नेक्स्ट, क्या पार्शियली सिक्योरिटी दिया होगा तो फिर भी उसे अनसिक्योर डिपॉजिट माना जाएगा। याद रखना, अगर आपने रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट कर दिया तो डिपॉजिटर ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है। सिंपल कहानी है सेक्शन 73। मुझे बताइए, मॉडल इज डिफिकल्ट, नोट्स बनाना डिफिकल्ट है, पढ़ाई करना ईजी है कि नहीं है, बताइए। इमीडिएटली अपन क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए अब बच्चों उसके बाद पढ़ेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस। क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसके पढ़ेंगे अपन टर्म्स एंड कंडीशंस। तो सेक्शन क्या बात करता है बच्चों, रूल 3 बात करता है टर्म्स एंड कंडीशंस की। तो चलिए अपन बात करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन कितना कर सकते हो। तो इसके लिए भी अपन यहाँ पे एक नोट्स बनाएंगे, तो ये अपना डिपॉजिट का होगा। अब यहाँ पे अपन और एक पेज बनाएंगे जिसका डिपॉजिट का टर्म्स एंड कंडीशंस बनाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, इसमें अपन डिपॉजिट का टर्म्स एंड कंडीशंस बनाएंगे। डिपॉजिट का टर्म्स एंड कंडीशंस बनाएंगे। चलिए अब भी मेरे साथ करना, कोई इशू नहीं है, एकदम इजी वे से जाएंगे अपन। तो क्या लिखा बच्चों, सबसे फर्स्ट, नो कंपनी शैल एक्सेप्ट और वेन्यू एनी डिपॉजिट वेयर सिक्योर अनसिक्योर which is repayable on demand or receiving notice within a period of not less than 6 months or more than 36 months from the date of acceptance or renewal of such deposit। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कंपनी डिपॉजिट कितने टाइम पीरियड के लिए एक्सेप्ट कर सकती है, तो 6 महीने से लेके 36 मंथ के लिए। तो सिंपल है पहला पॉइंट। तो कंपनी क्या कर सकती है बच्चों, कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। क्या टाइम होगा सर, कम से कम, सर टाइम होगा कम से कम, हमारा टाइम होगा 6 मंथ से लेके 36 मंथ तक हम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, उससे कम नहीं उससे ज़्यादा भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, हैव अ कंपनी में एक्सेप्ट रिन्यू सच डिपॉजिट फॉर रीपेमेंट अर्लियर देन 6 मंथ। कंपनी 6 महीने से भी कम के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है मेंबर्स से या पब्लिक से, बट क्या उसके लिए क्या कंडीशन है, सबसे फर्स्ट, नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द एग्रीगेट पीयूसी फ्री रिजर्व ऑफ अ कंपनी बट शैल बी रीपेएबल नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स। मतलब आपका टाइम पीरियड 6 महीने से कम हो सकता है, बट आप कितना सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हो, नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ पीयूसी प्लस एफआर। तो चलिए आइए सर, अगर हमको फॉर एग्जांपल लेस देन, सर हमको लेस देन 6 मंथ के लिए एक्सेप्ट करना है, लेस देन 6 मंथ बट फॉर 3 मंथ, एटलीस्ट कितना महीना होना चाहिए, 3 महीना तो होना चाहिए भाई साहब, लेस देन 6 मंथ फॉर 3 मंथ्स। तो आप ये कितना ले सकते हो सर, हम ले सकते हो 10% ऑफ पीयूसी प्लस फ्री रिजर्व, 10% ऑफ पीयूसी प्लस फ्री रिजर्व का हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है भाई साहब। एम आई क्लियर टू, यहाँ पे सबको क्लियर, यहाँ पर कंडीशन पीयूसी प्लस एफआर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम शैल बी 35%। क्या लिखा है, मैक्सिमम लिमिट कितना लिखा है, मैक्सिमम लिमिट कितना है 35% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑफ द कंपनी। तो मैक्सिमम कितना आप डिपॉजिट ले सकते हो, 35% ऑफ पीयूसी, यहाँ पे देखिए एग्रीगेट बोला, तीनों का टोटल मारने का और 35% निकलने का। तो मैक्सिमम कितना लिमिट है बच्चों, तो मैक्सिमम डिपॉजिट कंपनी ले सकती है, कितना ले सकती है, 30%, 35% ऑफ पीयूसी
प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व, इतना ही अमाउंट अपन क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलिए कोई इशू नहीं है। उसके बाद क्या लिखा है, नो एलिजिबल कंपनी शेल एक्सेप्ट रेवेन्यू एनी डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर अप टू 10%। नो एलिजिबल कंपनी मतलब अगर आपकी कंपनी एलिजिबल नहीं है, इस कंडीशन में नहीं आती, इस क्राइटेरिया में नहीं आती है, तो आप क्या कर सकते हो, नो एलिजिबल कंपनी शेल एक्सेप्ट रेवेन्यू एनी डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर अप टू 10% और एनी अदर डिपॉजिट अप टू 25%। तो अगर आप इन एलिजिबल कंपनी है तो नो एलिजिबल कंपनी शेल एक्सेप्ट, मतलब आप इतना पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते 10% मेंबर से और 20% ऑर्डर से। ठीक है, तो क्या लिखा बच्चों, क्या लिखा है, नो एलिजिबल कंपनी 10% मेंबर से एक्सेप्ट नहीं कर सकते एंड 25% ऑर्डर से एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते भाई साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे, रेट ऑफ ब्रोकरेज शैल बी एज पर द आरबीआई रेगुलेशन। ब्रोकरेज कितना दोगे आप, आरबीआई के गाइडेंस के हिसाब से आप ब्रोकरेज देगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चों, अगर आप ब्रोकरेज देना चाहते हो तो ये आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से होगा। चलिए पॉइंट नंबर 6 नेक्स्ट। एलिजिबल कंपनी मतलब कौन सी कंपनी होती है, एलिजिबल कंपनी विच कंपनी अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कौन होना चाहिए, एलिजिबल कंपनी का मतलब कौन होता है, एलिजिबल कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो इस डेफिनेशन में आती है, मतलब पब्लिक कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी नेटवर्थ 100 करोड़ रुपीज और टर्नओवर ऑफ मिनिमम 500 करोड़ रुपीज एंड हैव अ कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो याद रखना एलिजिबल कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एलिजिबल कंपनी कौन होता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल देना कि सर एलिजिबल कंपनी क्या होती है। सर एलिजिबल कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो क्या है, पब्लिक कंपनी है, जिनका, ऐसी कंपनी है जिनका पीयूसी, जिनका पेड अप कैपिटल, जिनका पेड अप कैपिटल कितना बच्चों, जिनका पेड अप कैपिटल है 100 करोड़ और उनका टर्नओवर कितना है 500 करोड़ रुपए, प्लस आपको क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग। तो ये आपका डिपॉजिट है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी देन यू आर एलिजिबल, तो आपको चेक करना है आपका पीयूसी 100 करोड़ है, आपका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड होता है और प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, तो आप क्या कर सकते हो, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। समझा क्या आप लोग, चलो नेक्स्ट क्या लिखा, व्हेन डिपॉजिटर सो डिजायर डिपॉजिट में एक्सेप्टेड इन जॉइंट नेम्स नॉट एक्सीडिंग 3। मतलब अगर जॉइंट नेम में अगर आपका एक्सेप्ट करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, 3 लोग पैसा दे रहे कंपनी को, तो 3 लोग एक अकाउंट पे दे सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं। तो जॉइंट नेम्स 3 दे सकते हैं विथ और विदाउट एनी ऑफ द क्लॉज, नेमली जॉइंटली आइदर सर्वाइवर, फर्स्ट नेम और सर्वाइवर, एनी वन और सर्वाइवर। तो इसका मतलब जॉइंट नेम्स कितने चल सकते हैं, जॉइंट ओनर कितने बन सकते हैं, तो यहाँ पे रखना आपके जॉइंट ओनर बन सकते हैं कितने, सिर्फ जॉइंट ओनर, तो यहाँ पे जॉइंट ओनर बन सकते हैं 3 सब, कितने 3 बन सकते हैं। चलिए आ जाइए उसके बाद, no company referred to subsection 2 subsection 73 accept deposit from its member if amount of such deposit together with the amount of other deposit outstanding on the date of acceptance or renewal such deposit exceed 35%। मैंने आपको बोला था मैक्सिमम लिमिट कितना 35%, उस 35% में आपका एग्जिस्टिंग डिपॉजिट भी काउंट करना है, ऐसे नहीं कि फ्रेश। ठीक है, आपको 35% ऑफ पीयूसी एंड फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो 35% से ज़्यादा एक्सेड नहीं होना चाहिए एग्जिस्टिंग डिपॉजिट को भी पकड़ के। ठीक है, नो एलिजिबल कंपनी शेल एक्सेप्ट, सो एलिजिबल कंपनी क्या कर सकती है, जो एलिजिबल नहीं है, मतलब पब्लिक कंपनी नहीं है, उस डेफिनेशन में नहीं आती है, वो क्या कर सकते हैं बच्चों, वो क्या कर सकते हैं, एनी डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर if the amount of such deposit together with the amount of deposit outstanding as the date of acceptance renewal such deposit from members exceed 10% of the aggregate paid up share capital and free reserve of the company। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक बिकॉज इट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, सो हेंस देयरफॉर यू कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स अप टू 10%, अप टू 10% आप एक्सेप्ट कर सकते हो किसका, एग्रीगेट ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो अपन यहाँ पे ऐड किया ऑलरेडी, किसी अगर नो एलिजिबल कंपनी है, किधर लिखा है, हाँ नो एलिजिबल कंपनी, वो मेंबर से कितना ले सकती है, 10% ले सकती है। 10% किसका निकलेगा आपको, पीयूसी प्लस एफआर का 10% निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा बच्चों, एनी अदर डिपॉजिट सेम अपने अगर 25% से एक्सीड नहीं होना चाहिए,
इन डिपॉजिट अदर देन द डिपॉजिट रेफर इन सेक्शन 1 ऊपर जो लिखा है, रिन्यूअल सच एक्सीड 25% ऑफ द एग्रीगेट पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो बाकी जो डिपॉजिट होगा वो ये 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बच्चों, याद रखना, ठीक है। एक मिनट, ये 25% और द पीयूसी प्लस एफआर प्लस सिक्योरिटी, ठीक है, इतना आप लोगों से एक्सेप्ट कर सकते हो। ये याद रखना 10% में सिर्फ पीयूसी प्लस एफआर है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। एग्जाम में कन्फ्यूजन मत करना, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, क्या लिखा है, एक्सीड 10% ऑफ एग्रीगेट ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व लिखा है। एंड यहाँ पे 25% क्या लिखा है, यहाँ पे 25% लिखा है किसका, एग्रीगेट ऑफ द पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ द कंपनी। दोनों में डिफरेंस है रखना, ठीक है। No government company eligible to accept deposit under section 76 shall accept or renew any deposit if the amount of such deposits together amount of such deposit outstanding on the date of acceptance or renewal exceed 35% of the aggregate। तो गवर्नमेंट के लिए भी सेम है, गवर्नमेंट के लिए भी कितना लिमिट है, 35% का लिमिट है, समझा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा बच्चों, नेक्स्ट लिखा है एलिजिबल कंपनी शैल इनवाइट एक्सेप्ट renew any deposit in form carrying rate of interest brokerage rate exceeding the maximum rate of interest brokerage prescribed by the RBI। ये आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो आप ब्रोकरेज देना चाहते हो ना, जो कमीशन देना चाहते हो, वो जो आरबीआई मेंटेन करेगा उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है आपको। तो चलिए, तो बच्चों देखिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, यहाँ पे ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन के बेसिस पे एग्जाम में एक सवाल आया, पहले वो सवाल देखेंगे फिर अपन क्या करेंगे आगे का देखेंगे। तो देखिए ये पॉइंट्स है डिपॉजिट के टर्म्स एंड कंडीशन के, एक बार रिवाइज कीजिए। सबसे फर्स्ट, मिनिमम 6 महीना मैक्सिमम 36 मंथ के आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। सर लेस देन 6 महीना अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो कर सकते हो, कितना कर सकते हो, 10% ऑफ पीयूसी प्लस एफआर आप एक्सेप्ट कर सकते हो। लेस देन 6 मंथ बट 3 महीने के लिए होना चाहिए। मैक्सिमम डिपॉजिट आप 35% एक्सेप्ट कर सकते हो, पीयूसी एफआर सिक्योरिटी प्रीमियम, इसमें एग्जिस्टिंग भी डिपॉजिट आएगा। प्लस कौन सी एलिजिबल कंपनी नहीं है तो वो 10% अपने मेंबर्स से एक्सेप्ट कर सकते हैं, 25% अदर्स से। 10% मेंबर्स से क्या आएगा, पीयूसी प्लस एफआर, अगर 25% अदर प्लस उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम को ऐड करना है बस। देन ब्रोकरेज आरबीआई जितना डिसाइड किया उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन एलिजिबल कंपनी कौन सी कंपनी, जो पब्लिक कंपनी होती है जिसका पेड अप कैपिटल कितना होगा, 100 करोड़ रुपीज़, टर्नओवर 500 करोड़ रुपीज़, एंड स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, एंड जॉइंट ओनर्स कितने बन सकते हैं, सिर्फ 3। तो ये अपन ने कंडीशंस पढ़े। सेक्शन क्या क्या पढ़ा अपन ने अभी, सेक्शन 186 पढ़ा, डिपॉजिट पढ़ा, देन अपन ने 187 भी पढ़ा। अब इसके बेसिस पे अपने एक क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों, इसके बेसिस पे अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्वेश्चन है, टू का बी क्वेश्चन है, 2 का क्या है, ये बी क्वेश्चन है। चलिए मेरे साथ आप देखिए कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा बच्चों, ये 7 मार्क का क्वेश्चन पूछा। कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा है सर, ये 7 मार्क का क्वेश्चन पूछा है। ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर अभी का लेटेस्ट दिसंबर का। तो क्या लिखा देखिए, ये कौन सी कंपनी है, सबसे लिए फर्स्ट ये कंपनी बच्चों कौन सी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो चलिए अपन सबसे लिए फर्स्ट, ये जैसे ही पढ़ोगे आप तो सबसे पहले मेक श्योर दैट क्या ये एलिजिबल कंपनी है क्या, चेक कीजिए। वो कैसे चेक होगा सर, कुछ नहीं सर, उसके लिए पेड अप कैपिटल देखिए, पेड अप कैपिटल कितना, 100 करोड़। ओके सर, पेड अप कैपिटल कितना है बच्चों, यहाँ पे पेड अप कैपिटल आपका 100 करोड़ रुपीज़ है, कोई इशू नहीं सर। नेक्स्ट क्राइटेरिया देखेंगे अपन, 100 करोड़ है। जनरल रिजर्व कितना है, 20, सिक्योरिटी प्रीमियम 5, वो ठीक है छोड़ दीजिए। टर्नओवर कितना है, 575। तो इसका मतलब 100 करोड़ से एक्सीड होना चाहिए या 500 करोड़ रुपए से एक्सीड होना चाहिए, तो ये टर्नओवर को एक्सीड करेगा, एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। तो अपने एलिजिबल कंपनी का डेफिनेशन क्या है, पब्लिक कंपनी, पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, या तो टर्नओवर उसका 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, इसका मतलब ये एलिजिबल कंपनी है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पूछता है, टर्नओवर कितना है इसका, 36 मिनट, चलिए छोड़ दीजिए उसको। पहला कहता है इस कंपनी इज एलिजिबल टू इन्वाइट द पब्लिक डिपॉजिट, तो क्या आंसर आएगा बच्चों इसका, यस, एलिजिबल टू एक्सेप्ट द पब्लिक डिपॉजिट। तो क्या करने का, एज पर सेक्शन 76, तो उसमें बता देगा डिपॉजिट क्या होता है, पहले इंट्रोडक्शन आएगा डिपॉजिट क्या होता है, देन उसके नीचे आंसर आएगा, यस कंपनी कैन एक्सेप्ट invite public deposit because it comes under the definition of eligible company. So what is eligible company? If it is a public company and if paid up capital is 100 crore or more, or up turnover is more than 500 crore rupees, so in this case it is an eligible company, so you should pass special resolution in the general meeting. तो पहला आंसर आएगा आपका, खत्म। दूसरा, व्हाट इज द लिमिट फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, आपका कितना मैक्सिमम लिमिट, आप पब्लिक से कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो बच्चों, बताइए। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, कैन इट एक्सेप्ट द डिपॉजिट फॉर लेस देन 6 मंथ, यस। अब यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम डिपॉजिट कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, लिमिट क्या है। अब इन्होंने पहले कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया ऑलरेडी कहीं से, यहाँ पे सिर्फ जनरल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम टर्म लोन दिया है फ्रॉम द एसबीआई।
अब टर्म लोन दिया यहाँ पे SBI का 75 करोड़ रुपीज़ दिया है। तो मुझे बताइए आप लोग कितना लिमिट आएगा, चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कितना लिमिट इनके पास है, जल्दी से फास्ट। बताइए जल्दी से फास्ट, इसका लिमिट कितना आएगा। कोई बता सकता है बच्चों? बच्चों यहाँ पे ना टर्म लोन दिया है, टर्म लोन कोई डिपॉजिट नहीं है तो ये अपना नहीं आएगा कैटेगरी में। तो यस यहाँ पे बोला कि व्हाट इज द लिमिट फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। तो ये पब्लिक से कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, मैक्स 35% एक्सेप्ट कर सकते हो क्योंकि पब्लिक कंपनी है, कोई इशू नहीं है। कैन इट एक्सेप्ट द डिपॉजिट फॉर लेस देन 6 मंथ, यस लेस देन 6 मंथ के लिए एक्सेप्ट कर सकते हो। बट ये 35% आपको निकाल के बताना है मैक्सिमम कितना है, किसका निकालोगे, POC प्लस FR प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 35%। मतलब यहाँ पे आपका POC कितना है 100, प्लस आपका जनरल रिजर्व कितना है 20, प्लस आपका सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 5, 125 करोड़ रुपए। तो 125 का 35% निकालिए, ये आपका आएगा मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट। नेक्स्ट क्या बोला है, सर कैन एक्सेप्ट कर सकते हैं लेस देन 6 मंथ, यस कर सकते हैं बट 3 महीना होना चाहिए, 3 मंथ्स टू 6 मंथ होना चाहिए। सर कितना कर सकते हैं, 10% कर सकते हैं। कितना कर सकते हो, 10%। तो मुझे 125 का 10% निकालिए, 125 का 10% कितना आएगा, 12.5 आंसर आ जाएगा, खत्म। क्या है इसमें, हाउ मच कैन द कंपनी एक्सेप्ट एज अ डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, मेंबर से कितना एक्सेप्ट कर सकती है 10%, कितना आएगा वो आंसर 12.5%, खत्म। हाउ मच कैन इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड मेंबर टुगेदर, तो दोनों के मिला के कितना आ सकता है 35%, सीधी सी बात है। पब्लिक एंड मेंबर को दोनों को मिला के 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बात खत्म। कितने मार्क का क्वेश्चन था ये टोटल, सर 7 मार्क का क्वेश्चन था। कितने मार्क का क्वेश्चन था बच्चों ये टोटल, 7 मार्क का क्वेश्चन था। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों, तो याद रखना बहुत इजी है। चलिए, तो पब्लिक से मैक्सिमम 25% आप कर सकते हो, मेंबर से 10% कर सकते हो। तो आप ऐसा कर सकते हो, मतलब जो लास्ट का आंसर है ना, अगर आपको एक्सेप्ट करना है पब्लिक एंड मेंबर दोनों से, तो मेंबर से मैक्स 10% होगा एंड आपका पब्लिक से 25% होगा, तो टोटल मिलेगा 35% होगा। तो इतना एक्सेप्ट कर सकते हो। बताइए इसका आंसर लिखना है था, अगर इसका आंसर लिखना है तो अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो अपन ने अभी बेसिक क्या देखा बच्चों, अभी अपन एक क्वेश्चन देखा 7 मार्क आपके, सिर्फ एक मेरे एक लेक्चर में आपको 7 मार्क बने करके दिखाए, सिर्फ एक लेक्चर में। तो आप सोचिए फास्ट ट्रैक सीरीज अगर आप पूरा 40 दिन की अटेंड करोगे तो आपका 100 में से 100 मार्क आएगा CMA फाइनल में। बहुत ईजी सिलेबस है, मैंने मॉडल से पढ़ाया, मैं इससे बेहतरीन मेरे पास ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स है। बट आज का सेशन का मेन इंटेंशन था आपको नोट्स कैसे निकालना वो सिखाना, प्लस पढ़ाई कैसे करना वो सिखाना। तो मैंने दोनों सिखा दिया, क्वेश्चंस को कैसे अटेंड करना, उसका आंसर कैसे लिखना है, ये नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो 40 दिन का सेशन होगा, 40 दिन में हर सेशन में आपको मार्क्स दिला दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ मैसेज कीजिए, नीचे व्हाट्सअप नंबर है, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ये नोट शेयर कर दूंगा, आपका डाउट मेरे साथ सॉल्व कीजिए, मैं पर्सनल मेंटरशिप भी प्रोवाइड करता हूँ। और यार रखना बच्चों 40 दिन में आपको CMA फाइनल का पास होना, ये मेरी गारंटी है। ये फास्ट ट्रैक सीरीज को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको फर्दर डिटेल्स अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो बच्चा ये बैच 2 दिन में ही, इस 2 दिन में अगर ज्वाइन करेगा, 2 दिन का ऑफर है, मैं आपको इसका ऑफर भी शेयर कर दूँगा। अगर 2 दिन में कोई भी बच्चा ज्वाइन करता है, मैं स्टार्टिंग की 10 वीडियोस यूट्यूब पे फ्री में डालने वाला हूँ। देन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये बैच में पर्सनल मेंटरशिप के साथ, इसमें टेस्ट सीरीज, रिवीजन बैच, मैराथन बैच सब इंक्लूड होगा। और इसका जो प्राइस होगा बच्चों, सबसे कम प्राइस मैंने रखा है, ये प्राइस होगा इसके अंदर जो होगा बच्चों, ये होगा 2499। ये प्राइस क्या होगा बच्चों, ये प्राइस होगा 2499। सिर्फ 2500 रुपये में आपको ये पूरा आप फास्ट ट्रैक बैच मिलने वाला है, रिकॉर्डेड प्लस लाइव, रोज़ डेली शाम को 8 बजे होगा, 8 से 9:30। अगर आप इंटर्नशिप करते हो, कहीं जॉब करते हो, तभी भी आप ये सेशन ज्वाइन कर सकते हो, रोज़ शाम को 8 से 9:30 बजे। तो आने वाले नेक्स्ट 6-7 वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, उसके बाद आपको पर्सनल मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज सब मिल जाएगा। नीचे नंबर दिया है, व्हाट्सअप कीजिए, आपके डाउट्स मुझे बताइए, मैं आपको और अच्छे से बता सकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।